साउंड चैप्टर का पहला वाला वीडियो आपको मिल चुका होगा। अब ये सेकंड पार्ट साउंड वेव का है। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर साउंड वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, स्पीड ऑफ वेव है, ये सब देख लिया था इससे पहले। अब यहाँ पर हम लोग वेव में बेसिकली जो साउंड वेव होती है मुख्य रूप से, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले ये 8वां स्टडी पॉइंट है साउंड चैप्टर का। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है पिच। पिच यानी तालत्व। पिच का मतलब है कि आवाज पतली है या मोटी है। जैसे कि गर्ल्स की आवाज पतली होती है और बॉयज की आवाज, जेंट्स की आवाज मोटी। जैसे कि मान लो कोई ऐसे बोले कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तो ये वाली आवाज कौन सी है, ये पतली वाली आवाज है। और अगर ऐसे कोई बोले तो ये मोटी आवाज है। बस समझ में आ गई। तो आवाज का पतला या मोटा होना ये उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पे डिपेंड करता है। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो आवाज पतली होगी और अगर कम होगी आवृत्ति तो आवाज मोटी होगी। ऐसे समझ में आ गए। तो आवाज का पतली होना या मोटा होना ये पिच इसको बोलते हैं, तारत तो कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा आवाज पतली, फ्रीक्वेंसी कम आवाज मोटी। दूसरी चीज आती है कि कोई आवाज बहुत तेज बोलता है एकदम चिल्ला के, और कहीं पे अगर धीमे से बोले कोई तो धीमे से बोले या चिल्ला के बोले। आवाज तेज या धीमी ये चीज डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पे। कि कोई चिल्ला के बात करे, कोई पतली आवाज भी चिल्ला के बात कर सकता है, तो कोई चिल्ला के बात करे या धीमे से बात करे, ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, ये चीज एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पे डिपेंड करेगी। अगर आयाम ज्यादा है तो आवाज तेज होगी, ऐसे जैसे कोई चिल्ला के बोले। आयाम कम है तो आवाज धीमी होगी। समझ गए बात। अच्छा, अगली चीज आती है टिम्बर। टिम्बर का मतलब आवाज का यह गुण है। जैसे कि आपको पता चल जाए कि ये बोर्ड बोला, थाली बोली, कोई इंसान बोला, ये गिटार की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज है, ये जो है प्लेन की आवाज, ये ट्रेन की आवाज, ये मौसी की आवाज, ये चाची की आवाज। तो सबकी आवाजें अलग अलग होती है ना। तो ये बेसिकली आवाज की एक क्वालिटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो आवाज की क्वालिटी का मतलब आवाज की अपने आप यूनिकनेस, आवाज की अद्वितीयता। ठीक है ना, कि सब लोगों की आवाज, थाली की, गिटार की, इंसानों में भी अलग अलग, इंसानों की सबकी आवाजें अलग अलग होती हैं। ये सोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगली चीज आती है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। तीव्रता का मतलब है पर यूनिट एरिया पर कितनी एनर्जी पड़ रही है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे साउंड बहुत तेज बज रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है। आप उसके पास जाओगे, आपके कान सुनाई देना बंद हो जाए, सन ऐसी सीटी ऐसी बजने लगेगी। तो आवाज की तीव्रता मतलब आवाज की मात्रा। पर समझ में आ रही कि एक क्षेत्रफल पे आपके कान में पर सेकंड कितनी आवाज पहुंच रही है। जैसे कोई बहुत तेज चिल्लाए या कोई आप साउंड के पास में या डीजे के पास में पहुंच जाओ, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे कहीं पे कोई भोपा या शादी में या कोई मेला, झंडा, जुलूस वगैरह खूब तेज आवाज बजाते थे ना, तो क्या वो इंटेंसिटी उसको बोलते हैं। ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। एम्पलीट्यूड के यानी ये आयाम पे, ये आयाम के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा और इसको डेसिबल से मेजर करेंगे। तो ये अपनी हो गई तीव्रता, एम्पलीट्यूड। जैसे कि एम्पलीफायर होता है ना, हाँ, तो ये इंटेंसिटी है, तीव्रता है। ये चीज डिपेंड करती है आयाम के स्क्वायर पे। तीव्रता समझिए कोई चीज, मतलब कहीं पे साउंड बजा खूब तेज बजा, आप उसके पास पे आपको सुनाई देना बंद हो गया ना, तो उसकी क्या ज्यादा, उसकी तीव्रता ज्यादा है, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा आवाज निकल रही है। इसका फार्मूला होता है कि आपके कानों में कितनी साउंड एनर्जी। अब आप जैसे साउंड बज रहा, आप उसके जैसे जैसे पास जा रहे हो वैसे वैसे उसकी तीव्रता ज्यादा होती जा रही। बात समझ में आ गई। आपके कानों तक आने वाली साउंड एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो एक आपके कानों में या प्रति क्षेत्रफल में, यहाँ पे क्षेत्रफल आपका कान है, तो आपके कानों में पर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी आ रही है, इसको बोलेंगे इंटेंसिटी। जो है आयाम के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। ये डेसिबल में मेजर करेंगे, डेसिबल में इसको नापते हैं। कहीं कहीं जगह पे ये कह भी देते हैं लोगों के डिस्टर्बेंस को ध्यान में रखते हो कि आप इतने ज्यादा डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं बजा सकते। मतलब जितना ज्यादा डेसिबल साउंड उतनी तेज आवाज होगी। समझ गए बात। इसके बाद में अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स लॉस। ध्वनि का परावर्तन और उसके नियम। ध्वनि का परावर्तन एकदम बिल्कुल सीधी साधारण सी बात है कि अगर कोई आवाज, कोई ध्वनि, कोई साउंड
किसी चीज पे जाके टकराती है तो वो टकरा करके वापस फिर उसी माध्यम में वापस चली आती है, इसी चीज को जो है ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ प्लेन, मतलब जो है ध्वनि तरंग जो है वो किसी प्लेन के सरफेस पे जो है टकरा के वहां से परावर्तित होती है। द लॉ, इसी को जो है यही साउंड का परावर्तन, किसी जैसे ये मान लो ये चीज है, इस पे साउंड वेव टकरा के वापस आई, परावर्तन का मतलब किसी चीज पे जाके वापस आना, इसको परावर्तन कहते हैं। साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ प्लेन, किसी प्लेन के सरफेस से टकरा करके जो आवाज है वो परावर्तित होती है, ये परावर्तन होगा। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एज फॉलोस, और ये जो है दो परावर्तन के नियम जो लाइट के होते हैं। पहला तो ये है कि जो साउंड जाएगा, ठीक है ना, मतलब जो आवाज जाएगी वो जहां पे टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। मान लो आवाज गई, इस पे गई, यहाँ पे टकराई, टकरा के वापस आई, और जिस बिंदु पे टकराई उस बिंदु पे अगर हम एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल दें तो ये तीनों चीजें एक ही जगह पर होंगी, समझ गए। आवाज का जाना, जिस जगह पे आवाज जा रही है, जिस जगह पे टकराई, टकरा के वापस आना, और जिस बिंदु पे टकराई वो बिंदु, ये सब चीजें एक ही जगह पर होगी। बात समझ में आ गई। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, मतलब जिस दिशा में आवाज जा रही है, इट्स रिफ्लेक्शन, इसका वापस आना, परावर्तित होना, एंड दैट नॉर्मल ड्राउन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जिस जगह पे आवाज टकराई वहां से अगर एक लंब खींच दिया जाए, ये सब एक ही तल में होगा। जैसे मान लो ये एक तल है, यहाँ पे ये आवाज आई, टकराई, टकरा के वापस गई, और जिस बिंदु पे टकराई ना, यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर एक लंब बना दें तो ये बिंदु पे खींचा गया परपेंडिकुलर, ये आने वाली आवाज यानी जो इंसिडेंस साउंड है, इंसिडेंस साउंड, और जो साउंड वापस का रिफ्लेक्टेड साउंड। और जिस पॉइंट पे साउंड टकराया था, ठीक है ना, ये तीनों चीजें एक ही तल पे होंगी। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस साउंड ये, इट्स रिफ्लेक्शन ये, एंड दैट नॉर्मल डाउन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो नॉर्मल हमने बनाई इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये जो पॉइंट है जहां पे टकरा रहा है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये तीनों चीजें एक ही तल पे होंगी। फिर समझ लो, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस साउंड, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस साउंड ये हो गया। इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड साउंड, एंड दैट नॉर्मल ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो ये नॉर्मल बनाया गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके इंसिडेंस पॉइंट पे जो नॉर्मल बना, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे हैं, ऑल थ्री इन द सेम प्लेन, समझ गए। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। देखो ये नॉर्मल है, तो जो इंसिडेंस साउंड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ये वाला, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो ये वाला एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये इसका दूसरा नियम है। तो ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स लॉस। दोनों लॉस आपको मैंने समझा दिए कि पहला लॉस तो ये है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड एंड इंसिडेंस पॉइंट पे जो खींचा गया नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही तल पे हैं। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देख लेने के बाद में अब हम समझते हैं एको क्या होता है। एको यानी प्रतिध्वनि।
प्रतिध्वनि का मतलब यह है कि जो अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन समझा ना, तो ध्वनि जो साउंड है वो किसी चीज से जाकर टकरा कर जो वापस आने वाली आवाज जो आती है, इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। कि कोई बहुत बड़ी कोई लार्ज चीज है, लाइक कोई हिल, कोई पहाड़ी वगैरह, वहां पे हमने जैसे कोई चीज चलाया, मान लो जैसे कहा पूजा, तो सुनाई दे पूजा 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 पूजा, इस तरीके से जो चीज वापस सुनाई दे रही है, ठीक है ना। कोई नाम लिया, ठीक है ना, जैसे कहा आशीष, फिर आशीष 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 आशीष, ऐसे धीमे धीमे, तो किसी चीज पे किसी चीज का टकराना और टकरा करके वापस सुनाई देना, उसको गूंज, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो द रिटर्निंग बैक ऑफ अ रिफ्लेक्टेड साउंड आफ्टर कोलाइडिंग ए लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज हिल इज कॉल्ड एको। मतलब किसी चीज पे टकरा के जो आवाज परावर्तित होकर जो वापस आती है, उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इंग्लिश में एको बोलते हैं। अब जैसे कोई पहाड़ी वगैरह पे कोई नाम लो कि पूजा 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 पूजा, ऐसे जो आवाज वापस आई, ठीक। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज अपने को और दी गई है नोट करके, द स्पीड ऑफ साउंड एट एयर इन 25 डिग्री सेल्सियस इज 346 मीटर पर सेकेंड। कि 25 डिग्री पे हवा में, वायु में आवाज की जो चाल है वो 346 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि अगर हम कोई प्रतिध्वनि सुनना चाहें तो हमारे कान दो ध्वनियों को अलग अलग स्पष्ट रूप से तभी सुन सकते हैं। मतलब कोई प्रतिध्वनि बोला गया, सुनाई दिया, तो जो प्रतिध्वनि आई, दो अलग अलग आवाज है, एक बोली गई एक सुनाई दी, जैसे पूजा पूजा पूजा, ऐसे दो अलग अलग आवाज है ना। तो हमारे कान दो अलग अलग आवाजों को अलग अलग स्पष्ट रूप से तब सुन सकते हैं जब उनके बीच में 0.1 सेकंड का टाइम पीरियड का गैप जरूर हो। बात समझ में आ गई? कि the sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second to hear a distinct echo। यानी किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए उस आवाज जो बोली गई, जो प्रतिध्वनि आई, उसके बीच में 0.1 सेकंड का टाइम पीरियड जरूर हो। तो द टाइम interval between the original sound and the reflected sound must be at least 0.1 सेकेंड। मतलब जो ओरिजिनल साउंड जो बोला गया और जो साउंड सुनाई दिया, उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम पीरियड जरूर होना चाहिए। अब क्या आप ये बता सकते हो कि एको सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी का होना जरूरी है? जिस उस एक तो सोर्स जहां से आवाज बोली गई, तो जहां से आवाज बोली गई वो, और जिस सरफेस से, जिस तल से आवाज टकरा के वापस आई वो, तो बोली गई जहां से जिस तल से आवाज टकरा रही, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कम से कम? ये कैसे बताएं? तो इसको समझिएगा। मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने यहां पे भोंपू से अपनी आवाज बोली, ठीक। अब यहां पे मान लो एक पहाड़ी है, एक हिल है। अब आवाज यहां पे आई और यहां तक आई। मान लो कि ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो है डी, तो डी इधर गया, डी इधर गया। अब हमें बताना कि ये जो बोलने वाला और जहां से आवाज टकरा के वापस आ रही, इन दोनों के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? मतलब डी की वैल्यू बतानी, तो निकालने कि कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 346 मीटर पर। अब यहां पे एक बार आवाज ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, तब ना हमको सुनाई दे। भाई हमने कोई नाम बोला, तो आवाज एक बार इधर गई, इधर जाके फिर वापस इधर आई, तब सुनाई दी ना। तो स्पीड 346, डिस्टेंस 2d, और कम से कम कितना समय लगेगा? 0.1 सेकंड का। भाई कम से कम 0.1 सेकंड का तो समय चाहिए ही चाहिए ना। तो ये हो गया 0.1। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, अब 2d = हो जाएगा 346 × 0.1। मतलब कि 2d = 34.6। मतलब कि d = 17.3 मीटर।
मतलब एट लीस्ट 17.3 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए जो आवाज जहां से बोली जा रही और जिस तल से आवाज टकरा के वापस आ रही उसके बीच में। तो कम से कम 17.3 मीटर। अब आप समझो 17.3 मीटर कितना है। मेरी हाइट बहुत ज्यादा 5.5 फीट होगी, 1 मीटर से कुछ ज्यादा, 1 मीटर से 1.5 मीटर मान लो, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर नहीं होगा, फिर भी समझ लो 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर मेरी हाइट, तो 17.3 मीटर कितनी ज्यादा हाइट, कितनी ज्यादा लंबाई। इतनी लंबाई जब होगी तब हम एको सुन सकते हैं, वो भी कम से कम 17.3 मीटर। तब जो एको आएगा उसके बीच में 0.1 सेकंड का गैप होगा जो हम सुन पाएंगे। तो कम से कम 17.3 मीटर की डिस्टेंस जरूर होनी चाहिए जहां से आवाज बोली गई, जहां से आवाज टकरा के आई उनके बीच में, तब जाकर हम प्रतिध्वनि को सुन पाएंगे। नेक्स्ट अपना है रिवर्बरेशन यानी कि अनुरणन। नॉर्मल भाषा में आप समझो गूंज। तो जो गूंज होती है, जैसे हमने कोई चीज बोली, वो चीज उसका पीछे का हिस्सा हल्का सा सुनाई, जैसे आशीष शीश सुनाई दिया, या कोई शब्द बोला उसका जो पीछे का हिस्सा वो सुनाई नहीं देता। कमरों में गूंज ऐसी होती है कि आवाज गूंज रही है, तो जो आवाज का गूंजना है इसको बोलते हैं अनुरणन। ये गूंज क्या होती है, क्यों गूंजती है आवाज? आवाज जब कोई कमरा है, कोई हॉल टाइप का अगर है, वहां पे आवाज गूंजती है क्योंकि वहां पे आवाज जो है उसकी छतों से दीवारों से टकरा करके पूरी तरह से तो वहां एको हो नहीं पाएगा, क्योंकि एको के लिए 17.3 मीटर कम से कम दूरी चाहिए। तो वहां पे प्रतिध्वनि तो नहीं आती है, एको तो नहीं होता, मगर रिवर्बरेशन होता, आवाज की गूंज सुनाई देती है। तो आवाज की गूंज है द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल due to repeated reflections from the walls, floor and roof of the hall is called reverberation। कि किसी हॉल में, किसी कमरे में जो आवाज उसकी छत से, दीवारों से, छत से टकरा करके जो बाद में सुनाई देती है वो गूंज होती है। समझ गए गूंज? अब गूंज तो आपने कई बार सुनी होगी, खुद ही आपने अनुभव किया होगा गूंज। अब एक क्वेश्चन देखो, ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। एक खड़ी चट्टान के पास एक व्यक्ति ने ताली बजाई। एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड, और उसके 5 सेकंड बाद उसका एको, उसकी प्रतिध्वनि उसे सुनाई दी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ साउंड होगा यहां पे, मतलब कि एक व्यक्ति यहां पर है, इसने यहां पे बजाई ताली चट्टान के पास में, तो ये एक चट्टान है यहाँ पे, ये आवाज इसकी ताली किधर है, ये यहाँ पे आई, इसकी डिस्टेंस मान लो d, तो ये इसको सुनाई दी आवाज 5 सेकंड के बाद में। तो आपको बताना है कि इसकी, इस व्यक्ति की इस चट्टान से दूरी d बतानी है, कितनी है, अभी बता दे रहे हैं। देखो फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी, 346। आवाज ने डिस्टेंस कितनी कवर की है, किधर से डी गई उधर से वापस आई, 2d, डिस्टेंस 2d। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड। तो 346 इंटू 5 इज इक्वल टू 2d, ये हो जाएगा 1730। तो d बराबर 865, 800, 800, 1600। 2 8 जा 16, 2 4 जा, अब 15 है यहाँ पे, इधर आया तो ये 13 होगा, 2 4 जा 12, फिर एक बचा 2 5 जा 10। सही है ना? 6 5 जा 30, 0 का कह दी गया है, 4 5 5 जा 20, 3 2, ठीक 845। फिर देख लो 2 8 जा 16 कैरी इधर आया, और 2 6 जा 12 होगा, सॉरी भाई, 2 8 जा 16 इधर आया, 2 6 जा 12, ये बचा 2 5। तो d इज इक्वल टू 865 मीटर। मतलब कि इस व्यक्ति से इस खड़ी चट्टान की जो दूरी वो 865 मीटर है, जब उसकी आवाज की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड और टाइम लगा प्रतिध्वनि के आने में 5 सेकंड का।
इसके आगे नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है अपना रेंज ऑफ ऑडियोबिलिटी, यानी कि श्रव्यता का परिसर। मतलब किस रेंज से किस रेंज तक की साउंड वेव्स को, ध्वनि तरंगों को, साउंड को हम सुन सकते हैं। तो श्रव्यता का जो परिसर, जो रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी है, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स का जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं। अगर कोई पूछे कि रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी क्या है, कौन सी रेंज का साउंड हम सुन पाएंगे, तो आप बता दीजिए कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज का जो साउंड है वो हम आसानी से सुन सकते हैं। तो रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी में द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। मतलब मनुष्यों में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का वर्गीकरण। तो साउंड को 3 भागों में बांटा है। एक तो आपको बताया कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी का साउंड वो तो हम सुन सकते हैं। तो एक तो साउंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का हो गया, ठीक है ना। अब जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का है, जो हम नहीं सुन सकते हैं, भाई हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड, ठीक है। कौन सा साउंड? जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति का, इसको हिंदी में अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स आता है ना वो, या पेंडुलम। तो ये जो साउंड है, ये साउंड हम नहीं सुन सकते, बहुत धीमी आवृत्ति यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो, यानी 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में जो 20 बार कंपन करे वो 20 हर्ट्ज। तो जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का साउंड है वो हम नहीं सुन पाएंगे, उसको हम इंफ्रासाउंड बोलेंगे, अवश्रव्य तरंगे कहेंगे। तो बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी वी क्लासिफाइड साउंड इन 3 टाइप्स। साउंड का क्लासिफिकेशन में देखो, द साउंड फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स एंड दिस साउंड इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। मतलब वो साउंड जिसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम, 20 से कम बार वो 1 सेकंड में जो है वाइब्रेशन करे, तो ऐसे साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड या अवश्रव्य तरंगे हिंदी में बोलेंगे, जैसे अर्थक्वेक का साउंड, पेंडुलम का साउंड, या इस प्रकार के जो साउंड होते हैं। दूसरा साउंड आपको अभी बताया कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है वो ऑडिबल साउंड यानी कि श्रव्य तरंगों में आ जाएगा। तो द साउंड वेव्स व्हिच वी कैन हियर इजीली आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। दिस वेव्स फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। वही वाली बात लिखी हुई है कि जिस आवाज को, जिस साउंड को हम आसानी से सुन सकते हैं उसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला आता है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, हिंदी में इसको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स एंड दिस साउंड इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। मतलब ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, और ऐसी साउंड वेव्स को हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बोलते हैं। मतलब कि समझ लो 0 to 20 हर्ट्ज ये कौन सा साउंड है? ये इंफ्रासाउंड। फिर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज यह है ऑडिबल साउंड। और फिर हायर देन 20,000 इसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। तो ये हमारा साउंड का क्लासिफिकेशन है। साउंड 3 तरह के होते हैं, 0 से 20 हर्ट्ज का साउंड इंफ्रासोनिक साउंड, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड जो हम सुन पाते हैं ऑडिबल साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो अल्ट्रासाउंड है। अब नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है अपना एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, और ये चैप्टर भी अब धीरे धीरे समापन की ओर आ गया है, और ये अपने 9th क्लास के लास्ट चैप्टर का लास्ट स्टडी पॉइंट है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे
और उन न्यूमेरिकल्स के बाद में इस चैप्टर के साथ साथ ये 9th क्लास का कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड के जो एप्लीकेशंस हैं पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग, वो पहला तो द अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लोज क्रैक्स एटीसी इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। कि अगर कोई मेटल का कोई ब्लॉक है, किसी धातु का कोई लट्ठा है, कोई टुकड़ा है, कोई गुटका है, तो उसमें कहीं पर कोई क्रैक्स वगैरह कोई चिटका तो नहीं गया है, ये जानने के लिए बिना उस धातु के टुकड़े को नुकसान पहुंचाए इसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का, ताकि धातु की जांच हो सके इसमें कोई चिटकाना या कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्पाइरल ट्यूब्स और शेप्स मशीन्स ईटीसी। कि जो अल्ट्रासाउंड है उसका इस्तेमाल होता है मशीनरी में, फैक्ट्रीज में, जहाँ पर जो है हाथ नहीं पहुँच पाता या कोई ब्रश वगैरह नहीं पहुँच पाता, ऐसी चीज़ों कोई सफाई करनी होती है, जैसे कोई स्पाइरल ट्यूब वगैरह है या कोई स्प्रिंग टाइप की जहाँ तक हाथ या उंगली नहीं पहुँच पा रही है, ऐसे पार्ट्स की सफाई करने के लिए भी उसमें अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, उससे उस चीज़ की सफाई करी जाती है। तो दूसरा हमारा यही है कि अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं टू क्लीन हार्ड टू रीच, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो, पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्पाइरल ट्यूब्स और शिप्स मशीन्स ईटीसी। उल्टे सीधे टाइप की जो मशीन है जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पाता, उनकी सफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड को हम यूज करते हैं। थर्ड है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एक्सेट्रा। कि आपने सुना होगा कि आज हम उसका अल्ट्रासाउंड करें, तो जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं उन अंगों को जांच करने के लिए, उनका विश्लेषण, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, जो आप सब परिचित होंगे। अगला अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं कि अगर कोई गर्भस्थ शिशु है, ऐसा शिशु जिसका भी जन्म नहीं हो, जो अभी माँ के गर्भ में है, उस शिशु को देखने के लिए कि वो कैसा क्या स्थिति, उसके लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ अंडरबॉर्न बेबी इनसाइड मदर्स यूरेट्रस। मतलब जो बेबी अभी जिसका जन्म नहीं हो, जो अनबॉर्न बेबी है, गर्भ के अंदर जो गर्भस्थ शिशु है, उसकी जो है उसके विकास की जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स। और अगली चीज है अल्ट्रासाउंड, जो किडनीज में जो स्टोन्स, जो पथरियां हो जाती हैं, उनको तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देख लो। अब चैप्टर खत्म होने के पहले कुछ 2-4 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देख लिए जाएं, उसी के बाद फिर आगे चलते हैं। ए पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। व्हाट आर टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करेस्पॉन्डिंग टू दिस टू फ्रीक्वेंसीज। टेक द स्पीड ऑफ साउंड एयर इज 344 मीटर पर सेकंड। मतलब एक व्यक्ति है जिसकी जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज तक है। तो ये कह रहा है कि अगर साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड मानी जाए तो 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज पर तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो आओ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ पूछ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी निकालते हैं। तो पहले केस में जो हमको फ्रीक्वेंसी दी है वो है 20 हर्ट्ज, ठीक। स्पीड दी है 344। अच्छा, स्पीड v बराबर न्यू लेमडा। हमें क्या बताना है? लेमडा बताना है। तो v अपॉन न्यू बराबर लेमडा। v कितना है? 23। v बराबर क्या बतानी है? What are typical wavelength of sound in air corresponding। और 20 हर्ट्ज है। v बराबर न्यू लेमडा। एक मिनट, लेमडा बराबर v अपान न्यू। और v कितना है? v 344 है। सॉरी, कुछ कंफ्यूजन मुझे हुआ था यहाँ पे। v है 344 और न्यू कितना है? 20 है। बीस को 344 से कटेगा। 20 14 20 17 17, हाँ 17.2। लेमडा इज इक्वल टू 344
तो ये तो पहले केस में वेवलेंथ हो गई जब जो है फ्रिक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज थी। अब अगर 20 किलो हर्ट्ज हो जाए फ्रिक्वेंसी, तो अगर फ्रिक्वेंसी हमारी 20 किलो हर्ट्ज होगी और स्पीड 344 रहे मीटर पर सेकेंड, तो तरंग दैर्घ्य बतानी है, बता देते हैं। v बराबर म्यू लेमडा, लेमडा बराबर v अपॉन न्यू। v कितना है 344, न्यू है 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000। अब जब 20 था नीचे तो 17.2, यहाँ पे 3 जीरो एक्स्ट्रा आ गए, 3 जीरो एक्स्ट्रा आ गए ना 20 के बाद, 1 2 3, 20 तो यहाँ भी था, यहाँ पे 20 के बाद 3 जीरो एक्स्ट्रा, तो इस पॉइंट को 3 अंक आगे कर दो, तो 3 अंक आगे होगा तो ये होगा 0.0172 मीटर। समझ गए? इसको जो है पॉइंट को 3 अंक आगे कर दे, यहाँ पे 20 था, वहाँ पे 20,000, 3 जीरो इधर ज़्यादा हो ना, इसलिए पॉइंट को 3 अंक आगे कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, इसके लिए तो अलग चौक यूज करें ताकि कंफ्यूज ना हो कोई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट? फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड में 100 टाइम, ठीक है ना। जो 1 सेकंड में सोर्स ऑफ साउंड है वो 100 टाइम वाइब्रेट कर रहा है, तो साउंड वाइब्रेट्स इन ए सेकेंड इज इक्वल टू 100 टाइम्स। तो फिर 60 सेकेंड में कितनी बार करेगा? साउंड वाइब्रेट्स इन 50 सेकेंड्स, 100 इंटू 60 तो हो जाएगा 6000 टाइम्स। तो अगर कोई सोर्स ऑफ साउंड है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 100 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर वो 1 मिनट में 6000 बार वाइब्रेट करेगा। अगले क्वेश्चंस देखो। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पाउंड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ टावर व्हेन इज द स्प्लैश हार्ड एट द टॉप गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v अपना दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक 500 मीटर की ऊंचाई का एक मीनार है जिसके आधार पे एक तालाब बना हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई, उसकी चोटी, उसके टॉप से एक पत्थर नीचे गिराया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि पत्थर पे गिरने के कितनी देर बाद जो पत्थर के पानी में गिरने की छपाक की आवाज जो ऊपर सुनाई देगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो ये एक टावर है, यहाँ पे एक पत्थर है, यूजुअल को इस पत्थर की भी जो चाल है स्पीड वो 0 मीटर पर सेकेंड, अभी तो ये हाथ में ही है, फिर इसको नीचे गिराया गया, नीचे एक तालाब है, इसमें ये गिरा फचाक से ये पत्थर, ठीक। इस टावर की ऊंचाई दी है 500 मीटर, 500 मीटर टावर की ऊंचाई है। ये जो है ये एक टावर है। तो क्वेश्चन ये है कि पत्थर के गिरने के कितनी देर बाद इसकी आवाज ऊपर सुनाई देगी। तो इसमें देखो, एक तो पत्थर को गिरने में जो समय लगा, फिर यहाँ ये इसके आकर के पौंड में गिरा, फिर इसकी छपाक की आवाज ऊपर गई, ठीक है ना। तो एक तो पत्थर का नीचे गिरने में जो समय लगा, ये पत्थर, और फिर इसकी जो छपाक की आवाज हुई, ये आवाज, ध्वनि ऊपर जाना। तो जो गिरने के बाद समय लगेगा पत्थर की आवाज को ऊपर सुनाई देने में, तो एक तो वो समय लगा जो पत्थर को नीचे आने में लगा, फिर आवाज होने के बाद जो समय ऊपर जाने में लगा, तब जाके आवाज ऊपर आ गई। तो पहले तो पत्थर के नीचे गिरने में जो समय, फिर आवाज के ऊपर जाने में लगा समय, तब आवाज ऊपर। तो पत्थर को नीचे गिरने में समय देख लो, इस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस कितना दिया है 500, u है 0 मल्टीप्लाई t पता नहीं प्लस 1/2, a कितना है 10 है, और t स्क्वायर 2 5 10, 500, ये 0 हो गया, ये 5, टी स्क्वायर 5 है, 500 कटा 100, टी स्क्वायर बराबर 100, तो टी बराबर 10 सेकेंड, टी तो 10 सेकेंड आ गया टाइम।
अब आवाज को ऊपर जाने में कितना समय, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है वॉइस की 340, डिस्टेंस कितनी है 500, टाइम पता नहीं। ये जो टाइम है ये पत्थर को नीचे गिरने में लगा हुआ टाइम निकाला है। डाउनवर्ड स्टोन, ये आवाज के ऊपर तक जाने में। अपवर्ड साउंड, हाँ। तो टाइम इज इक्वल टू 50/34, 25/17, 17 को 25 से डिवाइड कर दो, एकम 17, 15 में से 7 गया, 7 7 14, 8 आया, यहाँ 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 17 7 जा 68 हुआ, 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो गया 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाया, 17 चौके 17 चौक 80 होता है ना, हम उल्टा 17 एकम 17, 8 बचा, 0 लगाया, तो 17 चौक 68 होगा भाई। ये 68 था, 17 4 जा 68 हुआ ना। अब 120 है तो अब 120, 17 7 119, अब हटाओ 1.47, तो टाइम हो गया 1.47 सेकेंड। अब कुल टाइम के ऊपर आवाज कितनी देर में जाए, तो एक तो वो समय जो पत्थर को नीचे आने में लगा प्लस वो समय जो आवाज के ऊपर जाने में लगा, तो टोटल टाइम पत्थर को नीचे आने में जो समय लगा 10 सेकंड, ऊपर जाने में आवाज के जो समय लगा 1.47, यानी कंप्लीट टाइम लगा 11.47 सेकंड। ठीक, कंप्लीट टाइम अपना 11.47। अब अगला क्वेश्चन, चौक दूसरे कलर की ले लें। A sound wave travels at a speed of 399 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? What will be audible? अच्छा, एक साउंड वेव है, उसकी स्पीड 399 मीटर पर सेकंड दी है और वेव लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, तो बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या और क्या वो जो आवाज है वो सुनाई देगी। ठीक है, स्पीड यानी कि v और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी, न्यू बराबर वी लेमडा। न्यू कितना है, न्यू ही तो बताना है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो बतानी है। वी कितना है 399, 1.5। कुछ और तो नहीं दिया क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी निकालनी या वेवलेंथ? यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बेटा गलत लिख दिया है, v बराबर न्यू लेमडा होता, हमने न्यू बराबर v लेमडा कर दिया है, इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था कभी कभार जल्दी की वजह से। v बराबर न्यू लेमडा। मगर आपकी भी इतनी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में जाने लगे तो आप समझ लो क्वेश्चन गलत दिशा में जा रहा है। जैसे हमें पूरा सॉल्व करने से पहले ही मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो v है 399, न्यू बताना है, लेमडा 1.5,
सेंटीमीटर में है, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब न्यू बराबर 399, 100 इधर गया, 1.5 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 0, तो न्यू बराबर 133 इंटू 200, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 0, इतने। तो अब यहाँ पर जो है अपना ये जो साउंड चैप्टर, इसको यहीं पे आप क्लोज करते हैं, ख़त्म करते हैं, और यहीं पर जो है 26,600, और यहीं पर अपना ये 9th का सिलेबस भी ख़त्म होता है। आप लोगों को जैसा भी मुझे समझ में आया वैसा पढ़ाया, पूरी 9th क्लास की जो फिजिक्स थी। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो अब डालेंगे, अब क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर, इसमें 9th में हम लोगों ने गति यानी कि मोशन, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम जो हिंदी में डाला था, उसके बाद ग्रेविटेशन, उसके बाद साउंड। तो कितने चैप्टर हो गए? मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एंड एनर्जी, हाँ वर्क एनर्जी भूल गया था, और ये साउंड, यानी 5 चैप्टर हम लोगों ने कवर किए। इसके बाद जल्दी से क्लास 10th की भी फिजिक्स डाल दें, फिर हम लोग आराम से क्लास 11th की फिजिक्स को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ के कोशिश करेंगे। NCERT बेस वो भी चलेगा। अब आपको जैसा भी लगा बताइएगा कमेंट में, कैसा पढ़ाया क्या नहीं। यहाँ पे अपना ये सिलेबस और अपना चैप्टर कोर्स सब खत्म क्लास 9th का।